जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मिशन टॉप साइंस क्लासेस में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हम आपको इंडियन पॉलिटी में आपको भारतीय संसद के बारे में बताए थे। और दोस्तों, इस वीडियो में ही हम लोग देखेंगे भारतीय संसद का ही एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो कि आपका रिलेशन रखता है गणपूर्ति, संयुक्त अधिवेशन और राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। आप लोग इन सारे चीजों से परिचित भी होंगे, या जो बच्चे इन चीजों के बारे में नहीं जानते हैं तो आज आप लोगों को ये सारा चीज हम आपको इस वीडियो में क्लियर करके देंगे। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको एग्जाम में पूछने वाला गणपूर्ति हो या आपका संयुक्त अधिवेशन हो या राष्ट्रपति की वीटो शक्ति कौन कौन सब है, तो उन सारी चीजों को इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस क्लास में आज का महत्वपूर्ण खास क्या बात रहने वाला है, उन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग बस ध्यान से समझते जाइएगा। देखिए, पहला चीज आपका आता है क्या, गणपूर्ति। क्या दोस्तों, आप लोग ने पहले ही पढ़ चुका होगा कि संसद जो है, संसद के सदन की बात करते हैं तो संसद में दो सदन होते हैं। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में ही हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा और दूसरा सदन क्या होता है, तो राज्यसभा। देखिए, अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा में कितने सीटें हैं, इसके सीटों की संख्या की बात करें तो सीटों की संख्या जो चुनाव होता है वो हो जाता है कितने सीटों पर, 545। जबकि राज्यसभा में इसमें अगर हम लोग सीट की बात करें तो वो कितने होते हैं, तो 245। लिखिए, जब कभी संसद का सत्र प्रारंभ होता है या संसद का कोई अधिवेशन इसमें बुलाया गया है, ठीक है, किसी कारणवश इसमें बुलाया गया, और ये अधिवेशन कब चलेगा, ये सत्र कब अधिवेशन में आएगा, कब चलेगा नहीं चलेगा, इसकी पूरी जानकारी आपको तब मिलेगा जब आपको इस 545 सीटों में से सब कोई उपलब्ध होगा तब, या इनमें से कितना आदमी यहाँ प्रेजेंट होना चाहिए कि इसका सत्र या अधिवेशन अच्छी तरीके से चल पाए। तो इन चीजों को ही हम लोग क्या कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं। तो इसके लिए एक निर्धारित होता है कि कितने यहाँ पर संसद आएंगे तो संसद का सत्र चलेगा, ठीक है, या इसमें कितने व्यक्ति नहीं रहेंगे तो सदन को रद्द कर दिया जाएगा। तो देखिए, इसी चीज को क्या बोलता है, तो गणपूर्ति। ठीक है, सांसद की क्या होनी चाहिए, तो सांसद की पूर्ति जो होता है, ठीक है, पूर्ति की न्यूनतम संख्या, ठीक है, न्यूनतम जो संख्या होती है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो गणपूर्ति। तो इसके लिए कुछ निर्धारित किया गया है, और आप लोग याद रखिएगा, इस गणपूर्ति की अगर चर्चा की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद कितना में देखने को मिलता है, तो 100 में देखने को मिलता है। ठीक है, आइए आप लोगों ने इसको समझ गया अच्छी तरीके से, इसी चीज को हम थोड़ा और समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि अगर हम लोग संसद के दो सत्र है, एक लोकसभा और दूसरा क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा। ये हो गया आपका लोकसभा, ये क्या हो जाएगा, राज्यसभा। आपने अभी देखा कि इसमें कितने सीट है, 545 सीट, और इसमें कितने सीट है, तो 245 सीट। देखिए, कोई भी अधिवेशन चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा को, वो अधिवेशन तभी चलेगा जब उसमें कुल सीटों का 10% सांसद मौजूद हो तभी। ठीक है, कितना परसेंट होना चाहिए, तो 10% मौजूद होना चाहिए। तो इसका निकालिए, जैसे हम लोग बात करते हैं 545 का कितना परसेंट, तो 10%। तो ये लगभग आपका 54 दशमलव कितना होता है, तो 54.5 तो आदमी नहीं हो सकता है, तो कितना व्यक्ति होना चाहिए, तो 55 व्यक्ति। अगर यदि लोकसभा में 545 व्यक्ति में से अगर 55 सांसद प्रेजेंट है तो लोकसभा का अधिवेशन चलेगा। ठीक है, अधिवेशन क्या होगा, तो चलेगा। अगर इस 55 में से एक भी व्यक्ति कम हो जाए, 54, 53, 52, 51, ये सारा चीज हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो आपका सदन है, इस सदन को कौन संचालन कर रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि इस सदन को चलाने वाला कौन होता है, तो अध्यक्ष होता है। और ये
अध्यक्ष यदि 55 सांसद मौजूद नहीं है तो इसे क्या कर देंगे, तो रद्द कर देंगे और फिर अगली समय दे करके पुनः फिर से बैठक को क्या किया जाएगा, तो बुलाया जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए कि लोकसभा के लिए कोरम कितना होना चाहिए। कोरम मतलब क्या, गणपूर्ति कितना परसेंट होना चाहिए, तो 10%। अगर व्यक्ति की संख्या पूछ दे तो आप लोग कितना टिक करिएगा, 55। अगर इससे कम है तो इसे रद्द करने का अधिकार किसके पास है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। लोकसभा का अध्यक्ष इसे क्या कर देगा, तो रद्द कर देगा। तो ठीक इसी तरीके से यदि हम लोग इस घर में आके देखें तो यहाँ पर भी जो 245 है इसके लिए भी कोरम कितना होता है, तो इसके लिए भी कोरम दोस्तों 10% ही होता है। ठीक है, जिस तरह लोकसभा का कोरम 10%, उसी तरीके से राज्यसभा का भी कोरम कितना होता है, 10%। यानी इस 245 का आप कितना परसेंट निकालोगे, तो 10%, तो ये हो जाएगा 24.5, यानी कितना व्यक्ति हो गया, तो 25 व्यक्ति। अगर आपको परसेंटेज में दे तो 10%, इसे आप संख्या में बदलो तो 1/10 आप लिख सकते हो इसको। यदि व्यक्ति पूछे तो कितना रहना चाहिए, तो 25। अगर इससे एक भी कम हो जाता है तो इसे भी रद्द किया जा सकता है, किसके द्वारा, तो आप सभी को पता है कि इसके जो है आपका राज्यसभा, इसका संचालन कौन करता है, तो सभापति इसे क्या कर देंगे, तो रद्द कर देंगे। तो क्या आप लोगों को ये गणपूर्ति अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो देखिए लोकसभा के लिए भी गणपूर्ति 10%, राज्यसभा के लिए भी गणपूर्ति 10%, इसे ही हम लोग कोरम कहते हैं। लोकसभा को संचालित यदि करना है तो कम से कम 55 सांसद प्रेजेंट होना चाहिए। इससे यदि कम होता है तो इसके अध्यक्ष इसे क्या करेंगे, तो रद्द कर सकते हैं। उसी तरीके से राज्यसभा में अगर 25 व्यक्ति से कम हो जाता है तो राज्यसभा के सभापति इसे क्या कर देंगे, तो रद्द कर देंगे। यही चीज आपका क्या कहलाता है, तो कोरम कहलाता है। तो देखिए परिभाषा में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि संसद की पूर्ति की न्यूनतम संख्या, यानी संसद के सत्र को चलाने के लिए कम से कम न्यूनतम इतने व्यक्ति इसमें प्रेजेंट रहना चाहिए, तभी ये क्या होगा, अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो क्या आप लोगों को गणपूर्ति समझ में आ गया है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर समझते हैं उसको। चलिए तो नेक्स्ट देखिए अगला आपका कौन सा आता है, संसद का संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि संसद का संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, तो देखो संयुक्त अधिवेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वाइंट सेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे, तो ज्वाइंट सेशन के नाम से इसे हम लोग जानते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के कितना में है, तो 108 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद कितना में है, 108 में। देखिए ये चीज हम इसलिए आपको लिख दिए हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो प्रश्न पूछेगा, बताइए अभी तक जो है कुल कितने बार संसद का संयुक्त अधिवेशन हुआ है, तो आप लोग याद रखिएगा 3 बार। एक बार कब हुआ है, तो 1961 ईस्वी में दहेज उन्मूलन के खिलाफ ये चीज के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। दूसरा 1978 जब बैंकों का क्या हो रहा था, राष्ट्रीयकरण, उस समय बुलाया गया था। और 2002 जिसे हम लोग पोटा बोलते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ टेररिज्म एक्ट के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। ठीक है, तो ये 3 बार हुआ अब तक में, इसको भी याद रखिएगा क्योंकि बीपीएससी ने इनको भी पूछ लिया गया है प्रश्न। ठीक है, कि संयुक्त अधिवेशन अभी तक कितने बार बुलाए गए, तो 3 बार बुलाया गया। तो आइए हम आपको बता देते हैं संयुक्त अधिवेशन होता क्या है। देखिए संयुक्त अधिवेशन का मतलब ये हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिल करके आएंगे। ठीक है, यही होता है संयुक्त अधिवेशन, जिस अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर के क्या करेंगे, तो भाग लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, तो संयुक्त अधिवेशन। देखिए इन चीजों को कब बुलाया जाता है, ये भी चीज तो जानना चाहिए। ऐसा क्या रीजन हुआ होगा कि जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों को एक साथ बुलाया गया, तो सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं क्यों बुलाया जाता है।
देखिए, अगर लोकसभा किसी विधेयक को क्या किया, पास किया, ठीक है, किसी विधेयक को क्या किया, पास किया, और राज्यसभा इसको पास नहीं किया, ठीक है। एक चीज ये होता है, अगर राज्यसभा किसी चीज पर कोई सुझाव देता है, ठीक है, कोई सुझाव दिया, ये आपका लोकसभा, और राज्यसभा इसको मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। लोकसभा किसी विधेयक को पास किया और राज्यसभा उसको पास नहीं किया। फिर दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि लोकसभा ने सुझाव दिया, राज्यसभा ने मानने से इनकार कर दिया। फिर दूसरी बात, अगर हम लोग बात करें कि लोकसभा जो है, ठीक है, लोकसभा ने क्या किया, किसी विधेयक को आगे की ओर पेश किया है और उसको राज्यसभा ने अटका दिया और उसको 6 महीने से अधिक रख लिया अपने पास, ठीक है। राज्यसभा ने इसे क्या कर दिया, तो 6 माह से क्या कर दिया, अधिक अपने पास रख लिया, ठीक है, अधिक समय तक अपने पास ही रख लिया। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो इस कंडीशन में क्या करता है, तो बुलाया जाता है क्या, तो संयुक्त अधिवेशन को, ठीक है। कब बुलाएंगे संयुक्त अधिवेशन, एक बार फिर से समझ लीजिए, लोकसभा किसी विधेयक को पास किया और राज्यसभा उसे पास न करे, लोकसभा कोई सुझाव दिया, राज्यसभा मानने से इनकार कर दिया, लोकसभा किसी विधेयक को पास किया और राज्यसभा इसे 6 माह से अधिक अटका के रख लिया। तो जब ऐसा कंडीशन क्रिएट होता है तो ऐसे स्थिति में संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, ऐसे स्थिति में क्या होता है, तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ठीक है। क्या किया जाता है, तो संयुक्त अधिवेशन को क्या करना पड़ता है, तो बुलाया जाता है। और अब आप प्रश्न ये बताइए कि जो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है ये किसके द्वारा, तो याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास होता है। ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, तो ये बुलाता है कौन, राष्ट्रपति। जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य मौजूद हो जाते हैं, ठीक है, तो लोकसभा से कितने सदस्य आ सकते हैं, तो 545, राज्यसभा से कितने आ सकते हैं, तो 245, ठीक है, राज्यसभा से कितने आ सकते हैं, तो 245 आ सकते हैं। तो अब देखिए, जब इतनी अधिक संख्या में बात करें तो ये 0 हो गया, 4 4 8 हो गया, 5 2 7 हो गया, तो टोटल 780 सदस्य यहाँ पर मौजूद हो गए, ठीक है। तो इतने सदस्यों का संचालन जो करेगा, ठीक है, ये संचालन कौन करेगा, तो याद रखिएगा यह अधिकार किसके पास होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष के पास होता है संयुक्त अधिवेशन चलाने का अधिकार। तो यहाँ याद रखिएगा बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो वो करता है लोकसभा के अध्यक्ष। जब इस सेशन को बुलाया गया तो अब यहाँ पर एक निर्णय होता है, क्या निर्णय होता है कि कुल सांसद का, ठीक है, कितना, तो कुल सांसद का आपको यहाँ पर आधा वोट, ठीक है, कुल सांसद का आधा वोट यदि लोकसभा को मिल जाता है, ठीक है, इसका हो गया कितना, 390, ठीक है। अगर यदि इतना सीट कौन ला लेता है, तो लोकसभा, तो तब राज्यसभा को ऐसी स्थिति में उस विधेयक को क्या करना पड़ जाता है, तो आगे पास करना पड़ जाता है, ठीक है। तो किसे अपना बहुमत दिखाना पड़ता है, तो लोकसभा को। संयुक्त अधिवेशन में आपको टोटल सदस्य मिलेंगे 780, इस 780 का आधा सदस्य यदि लोकसभा के इधर वोट डालते हैं तो उस स्थिति में राज्यसभा को विधेयक को क्या करना पड़ जाता है, तो पास करना पड़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो लोकसभा राज्यसभा को दोनों को एक साथ बुलाया जाता है। तो क्या आप लोगों को संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन समझ में आ गया है? आप लोग याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन कब बुलाता है, आर्टिकल्स 108 के तहत इसको बुलाया जाता है ज्वाइंट सेशन को। क्लियर हो गया होगा आप लोग को? तो चलिए हम लोग एक और टॉपिक है उसको हम लोग कवर करते हैं। देखिए ये आपका है क्या, राष्ट्रपति का वीटो शक्ति। तो राष्ट्रपति का वीटो शक्ति आर्टिकल्स 111 के तहत राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है। और राष्ट्रपति को वीटो शक्ति कितने तरह का है, तो 3 प्रकार का। विधेयक को चाहे तो वो रद्द कर सकता है, पुनर्विचार
विचार के लिए भेज सकता है, पॉकेट वीटो होता है। देखिए क्या आप लोगों को यहाँ पर ये वर्ड जो मिल रहा है देखने को विधेयक, क्या ये आपको कोई परेशानी कर रहा है क्या? तो सबसे पहले हम इस विधेयक को क्लियर कर देते हैं। देखिए सबसे पहले जब यहाँ पर मान लिया जाए ये लोकसभा हो या राज्यसभा हो, ठीक है, कोई भी प्रारूप जो होता है, ठीक है, कोई भी प्रारूप जो तैयार करता है वो तैयार कौन करता है? तो वो सचिव करता है। चाहे वो लोकसभा के इधर हो, चाहे वो किसके इधर हो, राज्यसभा के इधर हो, तो दोनों स्थिति में इसको तैयार करने का अधिकार किसके पास होता है? तो सचिव के पास होता है। अब ये सचिव क्या करेंगे? तो ये सचिव इस ड्राफ्ट को जब तैयार कर लेते हैं प्रारूप को, तो यहां से क्या करता है? इस प्रारूप को आगे की ओर बढ़वाता है। तो आगे की ओर बढ़ाने का अधिकार दो व्यक्ति के पास होता है। एक कौन? या तो वो मंत्री इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, अगर मंत्री नहीं होंगे तो वो साधारण एक क्या होंगे? तो सांसद होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर यदि इस प्रारूप को कोई मंत्री पास कर रहा है, आगे की ओर बढ़ा रहा है इस ड्राफ्ट को, तो याद रखिएगा वो आपका कहलाएगा क्या? तो सरकारी विधेयक। क्या कहलाएगा? सरकारी विधेयक। परंतु अगर इसी को कोई सांसद पेश कर रहा है तो इसे याद रखिएगा, इसे बोला जाता है गैर सरकारी विधेयक के नाम से। तो क्या आप लोगों को क्लियर हुआ? इन्हीं सांसद में से कोई मंत्री बन जाता है, जैसे स्वास्थ्य मंत्री, कोई वित्त मंत्री, ठीक है, इस तरह से बन जाता है। तो अगर वो मंत्री पेश कर रहा है तो सरकारी विधेयक है। अगर उसमें से कुछ सांसद है जो मंत्री नहीं बने हैं, अगर वो पास कर रहे हैं तो गैर सरकारी हो जाएगा। अब ये कहां भेजेंगे इसको? तो आप लोग याद जानते होंगे इसमें कि इसमें भेजेगा कहां? लोकसभा। और लोकसभा इसको क्या करेगा? वोट दे करके पास करेगा। ठीक है, वोट डालेगा और वोट डाल करके जैसे ही इसको आगे की ओर भेजेगा तो राज्यसभा में आएगा। कुछ दिन राज्यसभा भी इस पर विचार विमर्श करके यहां पर भी वोट डालकर इसे क्या करेगा? तो आगे भेज देगा। तो जैसे ही दोस्तों यहां से ये निकलता है, इसी को कहा जाता है क्या? तो विधेयक। ठीक है, तो विधेयक में तो आप जान ही गए सरकारी विधेयक कब होगा? जब मंत्री पेश करेगा तब। अगर संसद पेश किया है तो इसे गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। अब देखिए यहां से जो विधेयक निकला ये अब पहुंचेगा किसके पास? तो राष्ट्रपति के पास। ठीक है, अब यही जो राष्ट्रपति है, यहां पर राष्ट्रपति को ये तीन तरह का आपको मिलता है वीटो शक्ति। तो इन वीटो शक्ति में राष्ट्रपति ये कह सकता है कि जो विधेयक आपने पास किया है वो ठीक ठाक नहीं लग रहा है, वो गड़बड़ है, इसको पास नहीं करेंगे, इसको रद्द कर दो, हटाओ। इस बिल को पूरी तरीके से रद्द कर देता है कौन? तो राष्ट्रपति। जानते हो इस चीज को ये रद्द कर सकता था कब? ये अधिकार मिला था इनको 42वां संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन आप लोग जानते हैं 1976 ईस्वी में हुआ था। इसमें यह अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन में यह अधिकार राष्ट्रपति से क्या कर लिया? तो छीन लिया गया। ठीक है, 44वां संशोधन के तहत इस अधिकार को क्या कर दिया गया? तो छीन लिया गया। 1978 लिखेंगे 44वां संशोधन। ठीक है, तो यह अधिकार को छीन लिया गया 44वां संशोधन द्वारा, और 42वां द्वारा यह अधिकार राष्ट्रपति को मिला था कि विधेयक को क्या कर देना है? तो रद्द कर देना है। लेकिन इस चीज को छीन लिया किसमें? 44वां संशोधन 1978 में। ठीक है, दूसरा वीटो शक्ति ये है कि जब यहां से कोई भी बिल पास होकर के आया, बिल बोलते हैं अंग्रेजी में विधेयक को। ठीक है, जैसे कोई बिल पास होकर के आया तो राष्ट्रपति का दूसरा वीटो पावर क्या है कि इसमें अगर राष्ट्रपति को कहीं कोई कमी नजर आई है तो राष्ट्रपति इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए पीछे की ओर फिर से भेज सकता है। जाइए लोकसभा में फिर से इसे पेश करिए। ठीक है, इसमें कोई हमें त्रुटि नजर आ रही है तो लोकसभा फिर से उसको पेश करेगा। जितना बहुमत से इसको
पास किया था। जैसे मान लिया जाए 1/2% लोग इसमें भाग दिया था, यानी आधा वोट इसमें पड़ा था, 50% से पास किया था, और फिर इतना ही बहुमत से दोबारा इसको पास करके आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो केवल एक बार भेज सकते हैं। कितने बार पुनर्विचार के लिए? तो एक बार, ओनली एक बार इसको पीछे की ओर भेज सकते हैं, ये नहीं कि बार बार, केवल एक बार, याद रखिएगा, ठीक है। राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेज सकता है? तो एक बार भेज सकता है। फिर से अगर ये पास करके आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो इस बार राष्ट्रपति को साइन करना पड़ जाता है, ठीक है। और अगला वीटो पावर जो होता है, पॉकेट वीटो। देखिए, कोई विधेयक यदि राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति चाहे तो इसको क्या कर सकता है? अटका सकता अपने पास, ठीक है। इस पर कोई विचार विमर्श नहीं करेगा, इसको लंबे समय के लिए राष्ट्रपति अपने पास रख लेता है और इसको इस तरह से धरल रहता है। कोई मतलब नहीं होता इसका कि राष्ट्रपति इसको अपने पास रखा हुआ है। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति जब लोकसभा राज्यसभा से पास होती है तो राष्ट्रपति को इस पर साइन करना ही पड़ जाता है। क्योंकि इससे पीछे की बात करो तो लोकसभा राज्यसभा में इसको कई तरीके से मंथन करके ही पास किया जा सकता है, और अगर इतना मेहनत के बाद पास हुआ है तो आप एक बार पुनः विचार के लिए भेज दीजिए, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन अटका के नहीं रखता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को ये बात, ठीक है। तो अटका के भी रख सकता है, तो पॉकेट भी तो पुनर्विचार के लिए एक बार भेज सकता है। जितना बहुमत से पहले पास किया था उतनों से ही पास करके आगे भेजना पड़ेगा। और तीसरा क्या था कि रद्द कर देना, लेकिन अब ये अधिकार छीन लिया गया है। पहले अधिकार मिला था 42वां दौरा, 44वां दौरा इसे छीन लिया गया। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से? तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी तरह का महत्वपूर्ण सेशन लेकर के। और यदि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन रखिए, ताकि जब भी हम इस प्रकार का वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।